हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस यूजीसी नेट जेआरएफ सीरीज़ का जो सेकंड चैप्टर है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे यहाँ पे फिनिश हो जाए हमारा ये चैप्टर। सो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल टू support my efforts and join the telegram channel for more study material and the pdfs. Okay, so let's begin the research aptitude. So we are going to study about the thesis writing and the research ethics. तो research ethics क्या होती है, thesis writing क्या होती है, आर्टिकल क्या होता है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रिसर्च में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो इस लेक्चर वीडियो में हम ये जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर वीडियो। तो आपने आर्टिकल के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा आर्टिकल। तो सिंपल आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल एक इंडिविजुअल का, व्यक्ति का ओपिनियन होता है, व्यू होता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। सो आर्टिकल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑन ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट एनी टॉपिक। अब आर्टिकल किसी का ओपिनियन है, व्यू है, तो इसको फॉर्मल प्रोसेस का पार्ट नहीं मानते हैं एंड दैट इज़ इट इज़ नॉट गोइंग टू सब्जेक्ट टू फॉर एवेल्यूएशन। तो अब एवेल्यूएशन का भी पार्ट नहीं होगा ये, क्योंकि आर्टिकल है, फॉर्मल प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो आपको सिंपल समझना है, आर्टिकल एक इंडिविजुअल का ओपिनियन है, व्यू है, एक रिटन फॉर्मेट में, जो कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो या फिर किसी मैगजीन में पढ़ सकते हो या फिर कहीं और पब्लिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल। अभी आर्टिकल के टाइप होते हैं दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, वन इज़ अ रिसर्च आर्टिकल एंड अदर वन इज़ रिव्यू आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल सिंपली होता क्या है, जिस आर्टिकल में रिसर्च के रिगार्डिंग बात हो, रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, उसको हम रिसर्च आर्टिकल बोलेंगे। सिंपल है। रिव्यू आर्टिकल क्या होगा? रिव्यू आर्टिकल जहाँ पर किसी रिसर्च को जो पहले से हो चुकी है या फिर अभी हो रही है, किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के बारे में रिव्यू करेगा, नेम से आंसर आएगा। सिंपल। सो इट इज़ रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल स्टडी। रिसर्च आर्टिकल में फॉर्म बाय द ऑथर्स। ऑथर्स जो होते हैं अपनी रिसर्च के बारे में बताएंगे, इसलिए इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? तो डायरेक्ट सोर्स है। अब डायरेक्ट सोर्स क्या है? रिसर्च का ऑथर ने किया है, रिसर्चर ने किया है, तो वही बता रहा है उस आर्टिकल में, तो दैट इज़ अ प्राइमरी सोर्स। एंड सेकेंड वन इज़ अ रिव्यू आर्टिकल। इट इज़ बेस्ड ऑन द सेकेंडरी सोर्सेज, बिकॉज किसी और ने रिसर्च करके पहले से रखी है, किसी ने नॉलेज लिख के रखी है, बुक पब्लिश की है, मैं उस बुक को रिव्यू करूँगा, मैं उसके काम को रिव्यू करूँ या फिर रिसर्च को रिव्यू करूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो इनडायरेक्ट सेकेंडरी सोर्स रहेगा। दिस आर्टिकल वुड बी सेकेंडरी सोर्स फॉर दैट रिसर्च। सो इट हैज़ नथिंग न्यू अबाउट द टॉपिक एंड जनरली प्रोवाइड अ क्रिटिकल व्यू ऑफ द डिफरेंट स्टडी अवेलेबल ऑन द टॉपिक। सिंपल है। नाउ व्हाट इज़ थीसिस? अभी थीसिस क्या होती है? थीसिस एक फॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है। थीसिस एक प्रोफेशनल डिग्री का पार्ट है। जब आप प्रोफेशनल डिग्री करना चाहोगे तब आपको थीसिस सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है? एक प्रोफेशनल डिग्री का पार्ट है थीसिस। होता क्या है? इट इज़ मच मोर डिटेल्ड देन एन आर्टिकल एंड एट द एंड इट इज़ एवेल्युएटेड बिकॉज इट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल प्रोसेस। आपकी फॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है, एग्जामिनेशन का पार्ट है। आपने कितने अच्छे से रिसर्च किया है किसी टॉपिक को, आपका हाइपोथेसिस प्रूव हुआ या नहीं हुआ, कंक्लूजन सही है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है रिसर्च, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सो थीसिस इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्मल प्रोसेस फॉर प्रोफेशनल डिग्री और मच मोर डिटेल्ड वर्क होता है और एवेल्युएशन भी होता है थीसिस का। तो इट इज़ नथिंग बट अ थ्योरी और स्टेटमेंट दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड। तो ये होती है थीसिस। तो आपने थीसिस तैयार की है, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा डाटा के फैक्ट पर, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, सर्वे के थ्रू, डेट इज़ ऑल। नाउ थीसिस राइटिंग और फॉर्मेट की बात करें, थीसिस कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से थीसिस फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले थीसिस फॉर्मेट में बात करेंगे हम टाइटल पेज की। सबसे पहले टाइटल आएगा, हेडिंग आएगी, तो जिसको हम बताएंगे कि ये हमारा वर्क है, किस रिगार्डिंग वर्क है, किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको इसमें नॉलेज मिलने जा रही है, इसके बारे में बात होगी। टाइटल पेज कंटेन्स द टाइटल ऑफ थीसिस अलाइंड एट द सेंटर एंड मस्ट बी फ्री ऑफ एरर। तो कोई भी एरर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और जो भी आपका सेंटर है उस सेंटर के बीचों बीच में आपका टाइटल रहता है। टाइटल पेज के बाद में आता है सेकंड नंबर पे सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट क्या होता है?
सर्टिफिकेट shows that it is a original work of the author and study has been conducted under the supervision. तो आप किसी भी प्रोफेसर के अंदर पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसका सर्टिफिकेट होगा, दोनों के सिग्नेचर होगा, है ना, साइन होंगे, सील लगेगा, बिकॉज ये प्रूव करेगा कि ये जो वर्क है, ये रिसर्च है, ये ओरिजिनल वर्क है इस ऑथर का, और जो स्टडी हुई है, रिसर्च हुआ है, हमारे सुपरविज़न में हुआ. डेट इज़ अ सर्टिफिकेट पार्ट. तो सबसे पहले हमने देखा टाइटल पेज आएगा, टाइटल पेज के बाद में सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट के बाद में आएंगे एक्नॉलेजमेंट. अभी एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्सेप्ट करना और थैंक्स गिवन होता है. जिन लोगों की हमने हेल्प ली है, जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है, उन सभी को हेल्प और ग्रेटिट्यूड करेंगे. दैट इज़ अ एक्नॉलेजमेंट टू द पीपल हु हेल्प इन द रिसर्च. एक्नॉलेजमेंट सिंपल है. इसके बाद में है टेबल ऑफ कंटेंट्स. सो टेबल ऑफ कंटेंट हमें बताएगा कि इस रिसर्च वर्क में, जो भी रिसर्च वर्क है, इस थीसिस है, इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, किस चैप्टर पेज नंबर पे क्या है, कौन सी हेडिंग है, टाइटल है. टेबल ऑफ कंटेंट आपको बुक में देखने को मिलता है, इंडेक्स टाइप का. दैट इज़ अ टेबल ऑफ कंटेंट्स. नेक्स्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स. टेबल ऑफ फिगर्स के बारे में एक लिस्ट होगी, कुछ स्पेशल आपने टेबल बना के रखी होंगी, फिगर्स बना के रखी होंगी उस कंटेंट के अंदर, तो एक उसकी लिस्ट बनाएंगे. सो इट कंटेन द टाइटल ऑफ द टेबल एंड फिगर्स इन द पेज नंबर. सिंपल है. तो इसके सीक्वेंस को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले टाइटल पेज, फिर एक्नॉलेजमेंट, दैन द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के बाद में एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट के बाद में टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद में लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स. इसके बाद में आएगा नॉमेनक्लेचर. अभी नॉमेनक्लेचर क्या होता है? लैंग्वेज से रिलेटेड स्टडी है, लैंग्वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. अगर आपने अपने रिसर्च में कोई भी एक रेफरेंस के लिए जो फॉरेन वर्ड्स का यूज़ किया है, या फिर कुछ सिंबल्स का यूज़ किया है जो आमतौर पर लोगों के समझ में नहीं आने वाला है आपकी लोकेलिटी में और लोकल लैंग्वेज में, तो आप क्या करेंगे? उस फॉरेन वर्ड्स को, फॉरेन सिंबल्स को एक्सप्लेन करोगे वहाँ पर. दैट इज़ अ नॉमेनक्लेचर. सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज़ योर चैप्टर्स. तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका चैप्टर, जिसमें आप बताओगे, डिटेल दोगे. तो चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन फैमिलराइज करेगा, हमें इंट्रोड्यूस करेगा हमारे टॉपिक के, रिसर्च का टॉपिक क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सिंपल है. चैप्टर में इंट्रोडक्शन. सेकंड इज़ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर. इंट्रोडक्शन के बाद में आएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर. सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है एक क्रिटिकली एनालिसिस होना एग्जिस्टिंग डाटा ऑन द टॉपिक. आपने कोई भी टॉपिक चूज़ किया, फॉर एग्जांपल डाउरी और रेप केसेस इन इंडिया, समथिंग लाइक दैट. सो आप जितना भी इसमें रिसर्च है, जिसमें भी इंफॉर्मेशन है, बुक्स हैं, अवेलेबल डाटा जितना है, आप उसका क्रिटिकली एनालाइज करोगे कि हाँ, इन्होंने इतना वर्क किया है, इतना वर्क हुआ है, बट ये मिसिंग है और मेरा ये इसमें करने का मन है. तो दैट इज़ अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर. अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद में बात आती है रिसर्च मेथड की. तो हमने मेथड, रिसर्च मेथड पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. तो रिसर्च मेथड में आप बताओगे कि आपने रिसर्च के लिए कौन सी मेथड को यूज़ किया है. दैट इज़ अ रिसर्च मेथड. सिंपल. नेक्स्ट इज़ डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन. डाटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन में आप क्या करने वाले हो? इट डील्स विद द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. आपने जो भी लिखा है वहाँ पर, टेबल बनाया है या फिर ग्राफ्स बनाए हैं, वहाँ उसके बारे में आप जो भी डाटा एनालिसिस किया है, प्रेजेंटेशन है, वो बताओगे. और लास्ट में आता है समरी एंड कंक्लूजन. तो चैप्टर के लास्ट में इस टॉपिक का समरी और कंक्लूजन आप बताओगे. समरी और कंक्लूजन समझ में आ गया? इट प्रोवाइड्स द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी एंड जनरलाइज द होल स्टडी. कि आपने जो भी रिसर्च किया है, आपको जो भी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है, जो समझ में आया है, वो आप एक शॉर्ट और प्रिसाइज नोट लिखोगे, उसे समरी बोलेंगे. और इसका कंक्लूज़न क्या है, आप क्या समझे, वो कंक्लूज़न कहलाएगा. चैप्टर के बाद में स्टार्ट होता है बिब्लियोग्राफी. तो व्हाट इज़ अ बिब्लियोग्राफी? अभी बिब्लियोग्राफी सिंपल क्या होता है? लिस्ट ऑफ सोर्सेज विच हैव बीन कंसल्टेड. लाइक बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स होती हैं, आर्टिकल हो सकता है. देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बिब्लियोग्राफी सच एज APA, अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन. तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, एक वो डिज़ाइन है, वो स्टाइल है. इसके बाद में आता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन और शिकागो मैनुअल. तो अभी
नेट JRF में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एंड शिकागो मैनुअल्स आर द टाइप ऑफ और दीज आर द फॉर्म्स और स्टाइल्स यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वहाँ पे ऑप्शंस रह सकते हैं चैप्टर राइटिंग, टाइटल राइटिंग, बिब्लियोग्राफी एक्सेट्रास। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और MCQ सॉल्व करना भी ज़रूरी है। नॉलेज लेने से क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं जब तक आप MCQ नहीं लगाएं। तो बिब्लियोग्राफी हमने देखा, बिब्लियोग्राफी इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ सोर्सेज। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स कैन सिंपली इज कंटेन्स इंफॉर्मेशन विच एड द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च सच एज इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट उसमें लिख सकते हो, क्वेश्चनियर्स लिख सकते हो, जो भी चीज़ें हमने डिटेल में अंदर नहीं है, हमारी चैप्टर्स में नहीं है, समरी में नहीं है, कंक्लूजन में नहीं है और हमने यूज़ किया है सोर्सेस के तरीके से, तो वहाँ पे अपेंडिक्स में उसको हम लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी थीसिस राइटिंग। अब समरी अगर यहाँ पे थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट देखें तो आपको इस टेबल को अपने पास बना के रखना है और डेली अगर देखेंगे तो सिंपल देखने से याद हो जाएगा। थीसिस राइटिंग सबसे पहले टाइटल पेज आता है, टाइटल बनाने के बाद सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट के बाद में एक्नॉलेजमेंट, देन टेबल ऑफ कंटेंट, देन टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स, देन नोमेनक्लेचर, देन कम्स द चैप्टर। चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन करिए, इंट्रोडक्शन के बाद में रिव्यू करिए लिटरेचर का, लिटरेचर रिव्यू होने के बाद में रिसर्च मेथड बताइए, रिसर्च मेथड के बाद में अपना डाटा बताइए, प्रेजेंटेशन करिए उस डाटा का, फिर उसका एनालिसिस बताइए और लास्ट में आता है समरी एंड कंक्लूजन। और फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद में बिब्लियोग्राफी, द लिस्ट ऑफ सोर्सेज एंड द अपेंडिक्स। तो जो भी हमारा रह गया वहाँ पे सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द वर्क ऑफ रिसर्च। सो आज हर एक फील्ड में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हम करते हैं। फॉर सिंपली ChatGPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बहुत आसानी से गूगल पर जाके ChatGPT का यूज़ करके किसी भी टॉपिक को आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वहाँ से। सो विच इनकम एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे रेडियो, टेलीविज़न या फिर सेल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट का यूज़ करना, ही क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। अभी रिसर्च में कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहला होता है कलेक्टिंग दी डाटा। तो सबसे पहले आपका काम यही है कि आपको डाटा कलेक्ट करना है। सो इट इज़ मैनुअली नॉट पॉसिबल टू गेट डाटा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। Here, ICT play a very important role such as conducting online questionnaires, सर्वे करना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, क्योंकि हम डाटा कलेक्ट कर सकते एक छोटी सी जगह पे। आप अपने छोटे शहर में कर सकते हो, उसमें भी टाइम लगेगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने लग सकते हैं। बट अगर आपको एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक लार्जर सर्वे कंडक्ट करना है, तो आज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन डाटा जनरेट कर सकते हो। डैट इज़ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होना रिसर्च में। नेक्स्ट इज असेसिंग द डाटा। अभी डाटा को असेसिंग मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सेकेंडरी डाटा कैन आल्सो बी असेस्ड वेरी इजीली यूजिंग द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वेरियस गवर्नमेंट रिपोर्ट्स यू कैन गेट एंड डाटा आर अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल्स विच कैन बी कंफर्टेबली यूज्ड इन योर रिसर्च। तो अब सेकेंडरी जो डाटा है, मतलब जो आप डायरेक्ट आपने गैदर नहीं किया, आपने जनरेट नहीं किया, बट किसी और का वर्क है, उसको यूज़ भी कर सकते हो आसानी से। आप घर पर बैठे बैठे किसी और की रिसर्च को पढ़ सकते हो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और डेट इज़ असेसिंग द डाटा। देन नेक्स्ट कम्स द स्टोरिंग डाटा। इतना ज़्यादा डाटा स्टोर कैसे करोगे? अब लिखते बैठोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज डिजिटल वे में आप स्टोर करना आसान है। डाटा कैन बी easily saved and stored in the computer technology. Simple, it can be protected by the password. It can be cloud servers accessed from anywhere by login credentials. Next is calculation. कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का। डाटा कैन बी वेरीली ईजीली कैलकुलेटेड और प्रोसेस्ड यूजिंग द ICT, SPSS है, नेस्टर है। इट इज़ नथिंग बट द सॉफ्टवेयर नेम है, इनका याद करना ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्स क्यूडैक और ICT या फिर SPSS या फिर नेस्टर
कहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं, तो कैलकुलेशन में यूज़ किए जा सकते हैं रिसर्च के पार्ट में. देन कम्स द प्रेजेंटेशन बिकम्स मोर इफेक्टिव बाय मेकिंग द ग्राफ्स शोइंग ग्रोथ, वीडियो कंपेयरिंग एक्सेट्रा. तो आज आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने रिसर्च वर्क को बहुत इन्हेंस कर सकते हो, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो. आपको ग्राफ दिखाना है, वीडियो के थ्रू बता सकते हो, पिक्चर के थ्रू बता सकते हो, जिससे सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. देन कम्स द पब्लिशिंग. अब रिसर्च को पब्लिश करना है तो एक होता है हार्ड कॉपी से पब्लिश करोगे तो बहुत कम लोगों तक पहुंचेगा मटेरियल, फिजिकली परचेस करना पड़ेगा, चीज़ों को लेना पड़ेगा. बट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ICT का यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन इसको पब्लिश कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो. सिंपल है, ज़्यादा रीच रहेगी, ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचेगी. नोट है कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट फॉर इंटीग्रेटिंग द ICT विद द रिसर्च आर शोध गंगा, शोध सिंधु, इम्प्रिंट है. इम्प्रिंट का फुल फॉर्म क्या है? इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. फिर UAI उच्चतर आविष्कार योजना है. देयर इज़ अ जियान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ academic networks. There is a Enlist, there is a InFlabinet. These are the initiatives initiated by the government. सिंपल है. अब ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे फैक्ट जहाँ पर आएंगे तो फैक्ट याद करना बहुत ज़रूरी है. आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. शोध गंगा, शोध सिंधु, इम्प्रिंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द रिसर्च. तो ये आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हो. या फिर इम्प्रिंट का, जियान का, इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में. तो इनका नोट्स ज़रूर से बनाएं और इनको याद ज़रूर करें. लास्ट टॉपिक इज़ रिसर्च ethics. So what is about ethics? It is a set of moral principles or simple the values or principles which should be followed during the research work. तो जब आप रिसर्च करेंगे किसी भी टॉपिक पर तो आपको जो फॉलो करने हैं वैल्यूज़ प्रिंसिपल, वो कहलाएगा रिसर्च एथिक्स. सिंपल है. सो एथिक्स हेल्प्स इन ब्रिंगिंग the real facts about the research issues. It helps in making the research more realistic and trustworthy. क्योंकि आप वैल्यूज़ और प्रिंसिपल को फॉलो करोगे. फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड. जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसर्च एथिक्स का कौन कौन सा पार्ट है. रिसर्चर शुड इंटरप्रेट द डाटा विद ऑनेस्टी. ईमानदारी से आप डाटा कलेक्ट करें, अपने मनगढ़ंत डाटा ना बना दें बैठे बैठे. रिसर्च शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म होना चाहिए सो डैट द बेस्ट आउटकम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी. तो ऐसा ना हो किसी ने आपको सजेशन दिया, इम्प्रूव करने के लिए बोला, या आप अपना ओपिनियन जस्ट बताया है कि नहीं मेरे को ऐसा लगता है, तो आप उनसे लड़ने लगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. देन रिसर्च शुड मेंटेन द रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी सो डैट द स्टडी कैन बी मेड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस. अगेन सेम चीज़ है. आप एक पर्टिकुलर रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हो, या फिर कास्ट बैकग्राउंड से आते हो, या फिर रीजनल बैकग्राउंड से आते हो, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी उससे इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए. आपका रिसर्च उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव नहीं करना है. जो फैक्ट है, डाटा है, उसको रिसर्च करना चाहिए. नेक्स्ट इज टू मेक द रिसर्च फ्री फ्रॉम एरर्स. इट शुड बी कंडक्टेड केयरफुली. आसानी से सावधानपूर्वक रिसर्च करनी चाहिए. बिफोर कलेक्टिंग द डाटा रिसर्चर शुड बी टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट. किसी का भी वीडियो मत बनाने लगो, किसी से भी क्वेश्चन मत करने लगो, डिस्टर्ब करने लगो जाके. तो आपको एथिक्स फॉलो करनी है इन रिसर्च वर्क. लोगों से जाइए, उनसे मिलिए, उन्हें बताइए आपका पर्पस क्या है, आप रिसर्च कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे, और उनकी परमिशन लीजिए. सिंपल. नेक्स्ट इज ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा शुड बी मेंटेन्ड. ऑथेंटिक डाटा ज़रूर होना चाहिए. वही सेम चीज़ है कि अपने मन से एक डाटा नहीं बनाए, ऑथेंटिसिटी बनाएं. कहाँ से लिया, किसकी बुक से लिया, उस बुक का रेफरेंस ज़रूर दें, बताएं अपना कि ये डाटा जो है ये गलत नहीं है. इट मस्ट बी एंश्योर डैट नो वन इज़ हार्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ द स्टडी. सेम, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है. देन रिसर्चर मस्ट एंश्योर डैट ऑल द सोर्सेज रेफर टू द आर साइटेड प्रॉपरली. ही और सी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. किसी और के काम को चोरी नहीं करना है, किसी और के डाटा को चोरी नहीं करना है, किसी और के रिसर्च को अपना नहीं बताना है. और जहाँ से भी आपने रेफरेंस लिया है उनकी रेफरेंस की रिस्पेक्ट करनी है. तो रिस्पेक्ट मतलब उनके रेफरेंस को बताना चाहिए कि ये पेज, ये बुक मैंने यहाँ से पढ़ा है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो. देन कम्स द लीगैलिटी. सो लीगैलिटी ऑफ प्रोसेस मस्ट बी मेंटेन. जो प्रोसेस है उसकी लीगैलिटी मतलब जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उसको फॉलो ज़रूर करें.
सिंपल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए. नाउ अपार्ट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स, सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट शुड नॉट बी फॉलोड. कौन कौन सी काम नहीं करने चाहिए. अभी कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए वो देखते हैं हम रिसर्च के दौरान. फर्स्ट इज़ फैब्रिकेशन. अभी फैब्रिकेशन का मतलब सिंपल होता है आर्टिफिशियल डाटा क्रिएट करना. सो फैब्रिकेशन मीन्स प्रेजेंटिंग डाटा in the research which does not exist in reality. Interpretations based on fabricated data are generally not accurate. So क्योंकि आपने जो डाटा दिया है वो वास्तविक में ऐसा है नहीं, आपने बस मन से बना दिया डाटा कि इतने परसेंटेज लोग इतना इतना खाते हैं, इतने परसेंट लोग ये करते हैं, तो इससे जो कंक्लूज़न निकलेगा वो भी गलत निकलेगा और आने वाली जनरेशन्स, आने वाले रिसर्च वर्क को इम्पैक्ट करेगा. तो फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए. देन कम्स द फॉल्सिफिकेशन. फॉल्सिफिकेशंस मतलब डाटा का मैनिपुलेशन नहीं है करना चाहिए. मैनिपुलेशन कैन नॉट, शुड नॉट बी डन, प्रूव टू गिवन डाटा. तो ऐसा ना हो आपने अपनी चॉइस से जो डाटा आया उसमें चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए. देन कम्स द प्लेगरिज्म. व्हाट इज़ अ प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म मतलब होता है किसी और के वर्क को अपने नाम से बताना. सिंपल है, किसी और ने रिसर्च वर्क करके रखा है, किसी और ने सर्वे करके रखा है, आपने उसके सर्वे को चोरी कर लिया. कई बार ऐसा हम बॉलीवुड में देखते हैं कि किसी और की स्क्रिप्ट किसी और ने पब्लिश कर दी. दैट इज़ अ प्लेगरिज्म. नेक्स्ट इज़ द मिसयूज़ ऑफ फंड्स और एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. आपने सर्वे किया, मेडिकल सर्वे किया, किसी की डिसीज़ के बारे में जाना, किसी प्राइवेसी के बारे में जाना, प्राइवेट डाटा आपके पास में है, तो उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन गलत यूज़ नहीं करना है और आपके पास जो भी फंड है उसका भी गलत यूज़ नहीं करना है. दैट इज़ द वर्क एथिक्स और द रिसर्च एथिक्स. नाउ there are some important terms which must be understood by ourselves. So first is self plagiarism. सेल्फ प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सारे टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी है, सारे पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है, इनके नोट्स ज़रूर बनाएं और डेफिनेशन में कीवर्ड्स ज़रूर लिखें. सो सेल्फ प्लेगरिज्म होता है कि अपने ही काम को बार बार यूज़ करना. आपको हर बार, जितनी बार भी आप डिफरेंट रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको चाहिए कि आप बार बार डाटा कलेक्ट करें, सर्वे करें. थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते, थोड़ा बहुत डाटा कहीं से ले सकते हैं, बट आपने एक बार सर्वे कर लिया, उसी सर्वे को, उसी डाटा को आप बार बार यूज़ करते चले जा रहे हैं. डैट इज़ अ सेल्फ प्लेगरिज्म विच इज़ अ नेगेटिव थिंग, जो नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज़ अ घोस्ट राइटिंग. घोस्ट राइटिंग होना, अपने वास्तविक नाम को छिपाकर किसी नकली नाम से, किसी और के नाम से राइटिंग करना, डैट इज़ अ घोस्ट राइटिंग. इम्प्रॉपर ऑथरशिप क्या होता है, so unnecessary credit to something. It means giving unnecessary credit to something or someone who does not help in the process of research and not giving any credit to something or someone who does help. So that is a improper authorship. समझ में आ गया. जिसने कोई काम नहीं किया उसके नाम पे पब्लिश कर देना बुक, क्रेडिट दे देना उसको, जिसने काम किया है, हेल्प किया है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना. दैट इज़ अ इम्प्रॉपर ऑथरशिप. नेक्स्ट इज़ अ हैकथॉर्न इफेक्ट. हैकथॉर्न इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पॉलिटिकल साइंस में जरूर पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है. हैकथॉर्न इफेक्ट कहता है जब किसी भी व्यक्ति का हम एग्जामिनेशन करते हैं, करने जा रहे होते हैं, एवेल्यूएट करने जा रहे होते हैं, तो वो अपने आप में इम्प्रूव करता है और चेंज करता है. डेट इज़ अ हैकथॉर्न इफेक्ट. वो वास्तविक में जो है वो वैसा नहीं बनना चाहता. कई लोग ऐसे करते हैं, आप उनका इंटरव्यू लेंगे तो वो कुछ बनावटी आंसर देंगे. डेट इज़ अ Hawthorne effect. Simple है. In an experiment, when subject attempt to change or improve, that is Hawthorne effect. Evaluate or study. What is a Markov's chain? Markov chain क्या होता है? It is a stochastic model describing a sequence of possible event where each event depends only on the state attained in the previous event. तो Markov chain सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, सीक्वेंस को बताता है, एक पॉसिबल सीक्वेंस को बताएगा किसी भी काम के होने का या फिर इवेंट के होने का, और जो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ जो पहले जो काम हुआ है उसकी स्टेट पर. तो कीवर्ड याद रखिए, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी तो ज़्यादा नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आ ही जाएगा.
नाउ व्हाट इज़ अ कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस एक फॉर्मल मीटिंग होती है, याद रखिए फॉर्मल मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस, वेयर एवरी इंडिविजुअल एक्टिवली participate with the usually take longer time than the seminar and complete analysis of the topic is resulted. कॉन्फ्रेंस में एक कंक्लूज़न निकलता है, डिस्कस किया जाता है रिजल्ट्स को, डाटा को, और फिर उसका रिजल्ट होता है एक कंक्लूज़न, एक फॉर्मल मीटिंग का पार्ट है. देन कम्स द सिम्पोजियम. सिम्पोजियम क्या होता है? कि स्मॉल स्केल कॉन्फ्रेंस होती है, छोटे लेवल पे कॉन्फ्रेंस कर ली तो डेट इज़ आल्सो अ फॉर्मल मीटिंग, सिम्पोजियम. देन कम्स द सेमिनार. सेमिनार क्या है? इट इज़ एन ओकेशन व्हेन एन एक्सपर्ट और ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी द लेक्चर टू द क्लासरूम डिस्कशंस एंड द डाउट्स. सिंपली सेमिनार ये मतलब होता है. अब वर्कशॉप की अगर बात करें तो वर्कशॉप इज़ इंटेंसिव डिस्कशन. किसी भी टॉपिक पर अगर इंटेंसिव डिस्कशन करें तो वो वर्कशॉप हो जाता है. मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं वर्कशॉप पे. कोलोकियम क्या होता है? कोलोकियम एक सिंपली मीटिंग है व्हेन एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट एक लेक्चर देता है, अपने लोगों को बात करता है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में. वेबिनार क्या होता है? ऑनलाइन जो सेमिनार होते हैं उसे वेबिनार बोलते हैं. इसके में नोट्स ज़रूर बनाएं. और थैंक यू सो मच. Please do subscribe this YouTube channel, The Aspirant Invincible, and join the Telegram channel for more update and PDFs. मैं PDF इस पर शेयर करने वाला हूँ, इसको ज्वाइन ज़रूर से करें. और प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट माई एफर्ट्स. थैंक यू सो मच.